हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस। देखिए, एपोप्टोसिस को समझने के लिए आपको इस वीडियो में पेशेंस बना के रखना होगा। ये मेरी श्योरिटी है कि आपको सब कुछ एंड तक अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एपोप्टोसिस को। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस को हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, अगर देखा जाए कि फीमेल, देखिए एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? सेल की डेथ होना। ठीक है, सेल की डेथ होना, दैट इज एपोप्टोसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि फीमेल में एपोप्टोसिस ज्यादा होती है या मेल में, तो यू आपको कहना है फीमेल में। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स में होती है। हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है वो फीमेल्स में, इस वजह से उनको एपोप्टोसिस रेट जो है उनका ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेन। TC एंड NK सेल्स रेस्पॉन्ड टू इन्फेक्टेड सेल। देखिए, जब आपकी कोई भी सेल है वो इन्फेक्टेड हो गई है अगर, तो आपके कुछ सेल्स हैं, आपके इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ TC एंड NK सेल्स। TC सेल इज व्हाट? साइटोटॉक्सिक T सेल्स। और NK सेल नेचुरल किलर सेल्स। ये रिस्पॉन्स करती हैं इन्फेक्टेड सेल के लिए। तो सेल जो है एपोप्टोसिस में जाती है। अगर देखा जाए फीटस में, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं फीटस की, तो आपको पता हो फिंगर्स, जब जो आपके फिंगर्स होते हैं वो ड्यू टू अपोप्टोसिस बनते हैं। पहले ऐसे क्लम्प लाइक आपका होता है, फिर क्या होता है कि एपोप्टोसिस होती है तो इस तरीके से आपकी फिंगर्स बनती हैं। मीन्स यहाँ पर बीच बीच में सेल की डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से आपके फिंगर्स बन के आते हैं। ठीक है, देन अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या एपोप्टोसिस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में होती है? नहीं। एपोप्टोसिस लाइक अगर हम एग्जाम्पल बात करें एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में भी एपोप्टोसिस देखी जाती है। कब देखी जाती है? क्या होता है, लार्वल स्टेज में। आई एम सेइंग अबाउट लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में टेल होती है, लेकिन एडल्ट स्टेज में वो टेल डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कैरीज ट्रांजिशन फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट स्टेज। ओके, अच्छा, अगर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या एपोप्टोसिस आपको कभी कभी देखने के लिए मिलती है या यूजुअल बेसिस पे एपोप्टोसिस आपकी बॉडी में होती है? देखिए, सुनिए ध्यान से इस बात को। एपोप्टोसिस अगर हम देखें 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 11 सेल्स जो हैं डाई होती हैं ह्यूमन बॉडी में एवरी डे। ओके, तो एपोप्टोसिस ऐसा नहीं है कि कोई लाइक कभी कोई फैक्टर होगा तभी एपोप्टोसिस होगी। यूजुअल बेसिस पे आपको एपोप्टोसिस देखने के लिए मिलती है। अब एक बहुत हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, वो है हमारा रेट एपोप्टोसिस का, कि अगर रेट एपोप्टोसिस का इक्वल है रेट ऑफ प्रोलिफरेशन के, तो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर रेट ऑफ एपोप्टोसिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोलिफरेशन, व्हाट डज इट मीन? देखिए, जितनी एपोप्टोसिस हो रही है बॉडी में और जितनी सेल्स डिवाइड हो रही हैं, अगर वो रेट इक्वल है, एक नॉर्मल रेट को मेंटेन किए हुए है, तो एक नॉर्मल थिंग है कि ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस चल रही है। लेकिन अगर एपोप्टोसिस रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, आई एम सेइंग अगर एपोप्टोसिस रेट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? देखिए, अगर एपोप्टोसिस रेट हाई हो गया तो न्यूरो डीजनरेटिव डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं। व्हाट डज इट मीन? न्यूरो डीजनरेटिव डिसीजेस कौन कौन सी होती हैं? लाइक एल्जीमर डिसीज, लाइक पार्किंसन डिसीज, लाइक हंटिंगटन्स डिसीज। तो ये डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं जब रेट ऑफ एपोप्टोसिस ज़्यादा हो जाता है देन रेट ऑफ प्रोलिफरेशन से। इफ रेट ऑफ एपोप्टोसिस इज लेस, अगर एपोप्टोसिस का रेट कम है प्रोलिफरेशन के, तो क्या होता है? मेलिग्नेंसी होती है। क्या होता है? कैंसरस सेल्स, कैंसरस कंडीशन आ जाती है, मेलिग्नेंसी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन एटलीस्ट समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। एपोप्टोसिस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, पहली बात, अगर हम ये एक बात करें, ये हमारी सेल्स हैं। ठीक है, अब सेल्स में ये जो एपोप्टोसिस है कि सिंगल सेल फिनोमेना है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ये सेल, सपोज कीजिए ये सेल को एपोप्टोसिस में जाना है, तो नियर बाय सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एपोप्टोसिस के जाने से। उस सेल के जाने से नियर बाय सेल्स पे कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये एक सिंगल सेल फिनोमेना है एपोप्टोसिस। दूसरी बात, इसमें ना ही इन्फ्लामेशन होती है एपोप्टोसिस में, मींस सेल में ना ही आपको इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगी, ना ही बस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, थर्ड, सेल साइज डिक्रीज होता है। सेल साइज क्या होता है? डिक्रीज, मींस श्रिंकेज होता है सेल में। देखिए, ये करेक्टरिस्टिक्स आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन करेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो एपोप्टोसिस को फॉलो करेगी। ठीक है, या फिर ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो एपोप्टोसिस को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सारी पाथवेज वगैरह सब पढ़ेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए। सेल साइज डिक्रीज होता है। सेल साइज डिक्रीज होने का मतलब सेल श्रिंकेज होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट रहती है, ठीक है। नो रोल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के किसी भी ऑर्गेनेलीज लाइक आपका लाइजोसोम हो गया, लाइक आपका ईआर हो गया, ठीक है, इनका कोई भी रोल नहीं आएगा एपोप्टोसिस में। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये किस तरीके की प्रोसेस है? एक एनर्जी डिपेंडेंट। व्हाट डज इट मीन एनर्जी डिपेंडेंट? मीन्स एटीपी का यूज आएगा। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखिए क्या मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस का। अगर कोई एक सेल, ठीक है, किसी सपोज कीजिए हाइपोक्सिया कंडीशन पर उस सेल में सपोज कीजिए हाइपोक्सिया कंडीशन मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो सेल एपोप्टोसिस को चली गई। लेकिन अगर उस सेल को ऑक्सीजन मिलने लगी तो एपोप्टोसिस रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है एज वेल एज रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स का। देखिए दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल अडहेशन में भी, दो टाइप के होते हैं। अगर सिमिलर सेल्स की हम बात करें तो हम बात करेंगे कैडरिन की। अगर हम सिमिलर सेल्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कैडरिन की। कैडरिन का मतलब है कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट सेल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिलेक्टिन की। तो ब्रेकडाउन होता है सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स का। ब्रेकडाउन होता है सेल स्केलेटन मॉलिक्यूल, सेल स्केलेटन मॉलिक्यूल्स लाइक एक्टिन, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है वो भी ब्रेकडाउन होने लगता है। देन ब्रेकडाउन ऑफ कैरियोहेक्सिस, किसकी? देखिए ब्रेकडाउन नॉट कैरियोहेक्सिस, ब्रेकडाउन नॉट ब्रेकडाउन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होने लगता है। जो डीएनए होते हैं उनके वो फ्रेगमेंट्स में टूटने लगता है, डीएनए फ्रेगमेंट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोहेक्सिस। क्या बोलते हैं? कैरियोहेक्सिस। देन क्रोमोजोमल कंडेंसेशन, क्रोमोजोम कंडेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पिक्नोसिस। क्या बोलते हैं? पिक्नोसिस, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस आप याद रखिएगा इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर एक मैं नॉर्मल सेल की बात कर रही हूँ, मेरी एक सेल है एक्स सेल, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये सेल मेरी नॉर्मल सेल है। तो देखिए जब भी नॉर्मल सेल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड बाइलेयर की होती है, ठीक है। बाइलेयर है इसका मतलब देखिए सुनिए, बाइलेयर है तो ये हमारी सेल है, तो इसकी देखिए ये आउटर लीफलेट है और ये इनर लीफलेट है। तो कभी भी इनर लीफलेट पर, कभी भी आउटर लीफलेट पे, आई एम सेइंग कभी भी आउटर लीफलेट पर आपको फॉस्फेटाइडिल सेरीन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में आपकी सेल है तो कभी भी आपको आउटर लीफलेट पर फॉस्फेटाइडिल सेरीन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर सेल में आपको आउटर लीफलेट पर फॉस्फेटाइडिल सेरीन देखने के लिए मिल जाए, इट मीन्स वो सेल एपोप्टोसिस के लिए जानी है। इट मीन्स वो सेल एपोप्टोसिस के लिए जानी है। देखिए ये फिगर देखिए, नॉर्मल सेल है, ठीक है, दिखाया गया है कंडीशन। ये साइटोसोलिक मीन्स इनर लीफलेट, आउटसाइड ऑफ सेल मीन्स आउटर लीफलेट। तो ये आपको जो ये ब्लू में दिख रहे हैं ये फॉस्फेटाइडिल सेरीन है, ठीक है। फॉस्फेटाइडिल सेरीन कहाँ प्रेजेंट है? इनर लीफलेट में, साइटोसोलिक साइड वाली में। लेकिन जब एपोप्टोसिस में जानी है सेल, तो ध्यान से देखिए सेल में क्या हुआ, ये फॉस्फेटाइडिल सेरीन कहाँ आ गए? आउटर लीफलेट में शो होने लगे। कहाँ शो होने लगे? आउटर लीफलेट में। दैट इज इट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट सेल कहाँ जानी है? एपोप्टोसिस में जानी है, ठीक है। तो देखिए जब भी सेल पर फॉस्फेटाइडिल सेरीन शो होने लगता है तो मैक्रोफेज रिसेप्टर लेके घूम रहा होता है अपने साथ फॉस्फेटाइडिल सेरीन का मैक्रोफेज रिसेप्टर लेके घूम रहा होता है। जैसे ही उसे सेल दिखती है, जैसे ही, ध्यान से देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये आपकी सेल है, ठीक है, इस पर फॉस्फेटाइडिल सेरीन है, ये मैक्रोफेज है, ये रिसेप्टर लेके घूम रहा होता है, ये रिसेप्टर लेके घूम रहा होता है फॉस्फेटाइडिल सेरीन के लिए। तो ये क्या करता है? इसे पकड़ लेता है, क्योंकि इसे फॉस्फेटाइडिल सेरीन मिल गया। फॉस्फेटाइडिल सेरीन के रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो फॉस्फेटाइडिल सेरीन एक सिग्नल देता है, ईट मी सिग्नल। कौन सा सिग्नल देता है? ईट मी सिग्नल। इसका मतलब कि मुझे ईट मी मतलब मुझे खा लो, सेल डेथ का सिग्नल आ जाता है। एक फॉस्फेटाइडिल कैसा सिग्नल दे रहा है? ईट मी सिग्नल देता है। आई होप आपको ये फॉस्फेटाइडिल सेरीन का केस समझ आया होगा।
दोबारा सुन लीजिए एक बार, फॉस्फेटाइडिल सेरीन नॉर्मल कंडीशन में हमेशा आपको इनर लीफलेट में मिलेगा, आउटर लीफलेट में कभी नहीं मिलेगा। अगर आउटर लीफलेट में मिल रहा है इसका मतलब सेल एपोप्टोसिस के लिए जानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्रोसिस की समझ लेते हैं। देखिए नेक्रोसिस की कंडीशन तब आती है, देखिए नॉर्मली कोई सेल अपने आप नेक्रोसिस पे नहीं जाएगा जब तक उसे कहा नहीं जाएगा कि वो नेक्रोसिस पे जाना है। देखिए नेक्रोसिस की कंडीशन तब आती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं कह रही हूँ कोई भी सेल अपने आप नेक्रोसिस पे नहीं जाएगा, जब उसे कुछ फैक्टर्स मिलेंगे तब वो नेक्रोसिस के लिए जाता है। जैसे कि स्ट्रेस्ड कंडीशन हुई, ट्रॉमा कंडीशन हुआ, या कोई टॉक्सिन प्रोवाइड किया जाता है, तो कोई सेल नेक्रोसिस के लिए जाता है। इसमें कोई भी एक सिंगल सेल इन्वॉल्व नहीं है, शीट ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। आई एम सेइंग शीट ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं नेक्रोसिस में। इन्फ्लामेशन होता है एज वेल एज बस्टिंग होती है नेक्रोसिस में। सेल साइज इंक्रीज करता है। ब्रेकडाउन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। रोल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल इज मेनली लाइसोसोम। एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, जबकि एपोप्टोसिस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस थी। अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड है ये। डिस्टेंडेड ईआर, डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम, रप्चरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रप्चर कर जाता है, ईआर फैलने लगता है, डिसएग्रीगेट हो जाता है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम डिसएग्रीगेट का मतलब क्या है, जैसे 60 ऐसे ये 40S है, हमें पता है 80S की 2 यूनिट होती हैं, 60S और 40S, तो ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती हैं, तो इसका मतलब है डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपसे लाइक कैरेक्टरिस्टिक दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एपोप्टोसिस के लिए। अगर मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नल फैक्टर की, तो रेडिएशंस इन्वॉल्व हैं, लाइक एक्सरे हुई, यूवी रे हुई, विजिबल रे, ये सारी जो रेज होती हैं, ये रेज इन्वॉल्व होती हैं आपके एपोप्टोसिस के लिए। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती हैं। जैसे हीट हुआ, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं मोस्टली वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जाएंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम देखेंगे आगे, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में जाते हैं। इंटरनल फैक्टर्स लाइक हाइपोक्सिया, इंक्रीज इन फ्री रेडिकल, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है वो, डीएनए डैमेज, म्यूटेशंस, ये सब, कैल्शियम आयन का इंक्रीज होना, न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन होना, ये सब फैक्टर्स हैं जो इंट्रिंसिक पाथवे को देखेंगे, जो इंट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करेंगे। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर मोस्टली एक्सट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करेंगे, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इंटरनल फैक्टर्स वो इंट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पहले हम समझेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे बहुत इजी है। देखिए पहले क्या होता है, ये टीएनएफ है, ट्यूमर टीएनएफ। देखिए टीएनएफ की फुल फॉर्म होती है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, जब टीएनएफ बाइंड करता है टीएनएफ रिसेप्टर से, टीएनएफ रिसेप्टर 1 से जब वो बाइंड करेगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में 2 डिफरेंट अडप्टर प्रोटीन होती हैं, फेड एंड ट्रेड, 2 साइटोप्लाज्म में अडप्टर प्रोटीन्स हैं। ये क्या होंगी, ये क्योंकि इनमें होमोलॉजी, ये डेथ डोमेन से बिलोंग करती हैं, तो इनमें होमोलॉजी होती है तो इसीलिए आपस में इंटरेक्ट करके ये एक दूसरे से बाइंडिंग शो करती हैं। ठीक है, होमोलोगस रीजन से ये आपस में इंटरेक्ट होती हैं, और होमोलॉजी होने की वजह से, ये आपस में बाइंडिंग होने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाती हैं और प्रोकैस्पेज 8 के साथ बाइंडिंग शो करती हैं। ठीक है, प्रोकैस्पेज 8 कैस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम C8 भी कहते हैं। जब कैस्पेज 8 क्या है, एक इनिशिएटर कैस्पेज है। कैस्पेज 8 क्या है, एक इनिशिएटर कैस्पेज है, जो आगे चल के एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देता है। एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस होते हैं C3, C7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए दोबारा समझिए, TNF है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करता है, TNFR1 से जाके बाइंडिंग करता है। TNF रिसेप्टर 1 से जाके बाइंडिंग होता है। जैसे ही बाइंडिंग होती है वैसे ही साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स होती हैं, अडप्टर प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, 2 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ट्रेड एंड फेड। साइटोप्लाज्म में अडप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। फिर क्या होगा, वो बाइंडिंग दिखाएगा प्रोकैस्पेज 8 से। ठीक है, प्रोकैस्पेज 8 से जैसे ही उनकी बाइंडिंग होगी वो कन्वर्ट कर देंगे प्रोकैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 में। कैस्पेज 8 क्या है, एक इनिशिएटर कैस्पेज है। देन कैस्पेज 8 क्या करेगा, एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेगा। देन सेल क्या करेगी, एपोप्टोसिस में जाएगी। आर यू गेटिंग? आई होप आपको ये एक्सट्रिंसिक पाथवे अच्छी तरीके से समझ आया होगा।
एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे कहते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट शो हुआ है, इसलिए रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की तरफ। देखिए काफ़ी इजी पाथवे है, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। देखिए इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी कंडीशन आई, जैसे कि आपका म्यूटेशन हो गया, ठीक है, डीएनए डैमेज कर गया, कोई भी कंडीशन आई, इंजरी हुई, हाइपोक्सिया की कंडीशन आई, तो एक्टिवेशन हो जाता है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। आई एम सेइंग प्रो एपोप्टोटिक, प्रो मीन्स प्रोमोट, जो एपोप्टोसिस को प्रोमोट करे, तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का एक्टिवेशन हो जाता है। जब प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का एक्टिवेशन होता है, जैसे कि बेड एंड बेक्स, बेड और बेक्स का एक्टिवेशन हुआ, बेड एंड बेक्स क्या करते हैं, ये पोर क्रिएट, ध्यान से सुनिएगा, बेड एंड बेक्स प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये पोर क्रिएट करेंगे, एक पोर को क्रिएट कर देंगे, कहाँ पर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। आई एम सेइंग आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, OMM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देंगे। देन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम, देखिए साइटोक्रोम C आपको कभी भी साइटोसोल में नेवर एवर, आई एम सेइंग नेवर एवर, कभी भी आपको नहीं मिलेगा साइटोसोल में। नॉर्मल सेल की अगर मैं बात करूं तो कभी भी साइटोसोल में साइटोक्रोम C एज इट इज नहीं मिलेगा। तो अगर साइटोसोल में साइटोक्रोम C आ गया है, ठीक है, पोर क्रिएट हो गया, इसकी वजह से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से साइटोक्रोम C बाहर निकल आया है। अब साइटोक्रोम C बाहर निकल आया तो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है आपका APAF1, क्या है ये आपका APAF1, ये क्या होता है, ये हर सेल के साइटोसोल में आपको मिलेगा। इसका ये C टर्मिनल है और ये N टर्मिनल है। C टर्मिनल पर साइटोक्रोम C आके बाइंड करता है, यहाँ पर ATP बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। जैसे ही साइटोक्रोम C आके बाइंड करा, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ATP में चेंजेस आते हैं। जो ये ATP बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर चेंजेस दिखेंगे, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे इस APAF1 में। और जो N टर्मिनल है, ठीक है, जो N टर्मिनल है वो बाइंडिंग साइट शो करने लग जाता है कैस्पेस 9 के लिए। किसके लिए? कैस्पेस 9 के लिए। दोबारा सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा, ये मेरा APAF1 है, ठीक है, APAF1 क्या है, इसका ये C टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है। C टर्मिनल साइटोक्रोम C से बाइंड करता है, एक APAF1 आपका बाइंडिंग शो करेगा एक साइटोक्रोम C से, ठीक है। तो एक APAF1 जब एक साइटोक्रोम C से बाइंड करेगा तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे, ठीक है, ATP में यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपके N टर्मिनल पर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। जब N टर्मिनल पर कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे तो वो बाइंडिंग साइट शो करेगा कैस्पेस 9 के लिए। किसके लिए? आई एम सेइंग कैस्पेस 9 के लिए। जब कैस्पेस 9 के लिए बाइंडिंग साइट शो होगी तो कैस्पेस 9 जो है एक्टिव हो जाएगा। पहले कैस्पेस 9 इनएक्टिव था, कैस्पेस 9 एक्टिव हो गया। तो ध्यान से देखिए, एक कैस्पेस 9 को, कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 7 APAF की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 APAF की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपका कैस्पेस 9 एक्टिवेट हुआ, कैस्पेस 9 एक्टिवेट हो गया, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को एक्टिवेट कर देगा। एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस हो गए आपके C3 एंड C7, ठीक है, C3 एंड C7 एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सुनिए क्या होगा, जैसे ही C3 एक्टिवेट हुआ वो क्या करेगा, DFF45 को एक्टिवेट कर देगा, DNA फ्रेगमेंटेशन फैक्टर 45 को एक्टिवेट करेगा। DNA फ्रेगमेंटेशन फैक्टर दो पार्ट में टूट जाएगा, DFF40 एंड DFF5, ठीक है। DFF40 एक लार्ज सब यूनिट है जिसमें एक्टिविटी होती है DNAs की। DFF5 जो है एक स्मॉल सब यूनिट है, DFF40 जो है लार्ज सब यूनिट है। DFF40 जो है उसमें एक्टिविटी होती है DNAs की, जो कि क्या करता है, DNA को फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। अब आपको समझ में आया कि DNA फ्रेगमेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोहेक्सिस, कैसे होता है वो। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात,
सेम वे C3 और C7 काफ़ी सारे रोल प्ले करते हैं, जैसे ब्रेक डाउन कर देते हैं लेमिन प्रोटीन्स का। न्यूक्लियर में लेमिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उन लेमिन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होने की वजह से न्यूक्लियर एनवलप जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और क्या क्या रोल थे, जैसे सेल अडेशन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके सेल स्केलेटन प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये सारे रोल्स प्ले करती है C3 एंड C7। अब हम बात करेंगे कैस्पेसिस के बारे में। देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी आगे इसी के साथ। उसमें हम कैस्पेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। ये ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं ये PDF अपलोड कर दूँगी। थैंक यू गाइस।